गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव एकेडमी जेएमटी में। और बच्चों, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी ये तो बच्चों क्लास 12th के लिए है, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का एक अलग से बुक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जनसंचार माध्यम, ठीक है बच्चों। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का फर्स्ट बुक, एक थर्ड बुक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है ना। उस बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है जनसंचार माध्यम, आज मैं इसका क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों का, ठीक है। इस पाठ में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ज़रा इंट्रोडक्शन देख लें। तो सबसे पहले इस पाठ में हम लोग को पढ़ना है संचार के बारे में। संचार है ना, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके महत्व, संचार क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं इनके बारे में जानेंगे, जिसमें प्रमुख तत्व में आता है हमारा स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। ये सभी क्या है, संचार के तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार के प्रकार के बारे में। संचार के कई प्रकार होते हैं, जैसे पहला सांकेतिक संचार, मौखिक एवं अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। ये सभी क्या हैं, संचार के प्रकार हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करेंगे जनसंचार के बारे में। तो जनसंचार की विशेषता, ठीक है ना। फिर संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। देखिए यहीं से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। जनसंचार के कार्य क्या क्या होगा, तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच के रूप में इसका प्रयोग करना। ये सभी जो है इनके क्या हैं, प्रमुख कार्य हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इस भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास जो हुआ वो किस क्रम से हुआ, कब कब हुआ, है ना। तो जनसंचार माध्यमों में हमारा सबसे पहला पुराना माध्यम है वो है समाचार पत्र पत्रिकाएं। उसके बाद रेडियो का अस्तित्व आया, फिर टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। तो ये सभी जो है, फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों के प्रभाव। तो हमारा ये जो है, ये हमारा पाठ का परिचय है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके चैप्टर का नाम है जनसंचार माध्यम, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं इनके इंट्रोडक्शन पर भी। देखिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनकर आता है। लिखा है यहाँ पर कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं। संचार का मतलब क्या होता है पहले इसको समझेंगे। ये कि यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। समझ में आया। संचार जो है वो दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचारों या फिर भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या तो अपनी भावना, सूचनाएं, कुछ भी सवाल जवाब करेगा तो ये आपस में जो बातचीत कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा, संचार कहलाता है। समझे, क्या कहलाता है बच्चों, संचार कहलाता है। तो इसीलिए फर्स्ट लाइन में लिखा है कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है ना। संचार के बगैर जीवन संभव ही नहीं। क्या आप बिना बोले रह सकते हैं, नहीं रह सकते। अच्छा चलिए, जो लोग बोलता है उसके बीच में तो संचार हो रहा है, जो नहीं बोलता है वो सांकेतिक। देखो यहाँ संचार के प्रकार में भी तो दिया हुआ है सांकेतिक संचार, है ना। अगर बोलते हैं तो मौखिक संचार, नहीं बोलते हैं इशारा करके अगर बातचीत करते हैं तो अमौखिक संचार। संचार के कई प्रकार हैं और इन्हीं प्रकारों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया 1 नंबर का। संचार किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। अच्छा, एक सवाल और होता है, संचार क्या है। अगर देखें तो इस तरह देखें तो संचार एक प्रक्रिया है। संचार क्या है, इसमें एक प्रक्रिया है। इसमें कई तत्व शामिल होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पहले ही। ये सभी क्या है, इनके तत्व हैं, ठीक है। इसमें कई तत्व शामिल होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि संचार के कई प्रकार भी हैं। ये तो मैंने पहले बता दिया, प्रकार भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें मौखिक, अमौखिक संचार, इसके अलावा अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार क्या हैं, प्रमुख हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी बताया गया है कि जनसंचार जो है इसका जो एक अंतिम जो प्रकार है, इसमें जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से क्या है, बिल्कुल अलग हो जाता है। जनसंचार
सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का भी काम करता है। यानी कि ये कार्य बता दिया। जनसंचार का कार्य क्या हो गया? तो सूचना प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना और मनोरंजन के अलावा साथ ही साथ क्या करता है? एजेंडा तय करता है। एजेंडा क्या तय करता है मैं बताऊंगा एक एक करके सब क्लास में आगे वीडियो में, ठीक है ना। तो भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। चलिए तो बिना देरी किए अब हम टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे संचार के बारे में, ठीक है बच्चों। संचार क्या है? देखिए, बुक का नाम है बच्चों अभिव्यक्ति और माध्यम। हिंदी कोर और इलेक्टिव जिनका भी होता है, इन सभी बच्चों के लिए होता है। क्लास 11 क्लास 12 सभी बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। अध्याय 1 जिसका नाम क्या दिया गया है? जनसंचार माध्यम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जनसंचार माध्यम लिखा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संचार किसे कहते हैं? तो लिखेंगे संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। दो व्यक्ति हों आपस में या दो से अधिक व्यक्ति हों, इन दोनों के बीच में अगर सूचना, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संचार कहते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो संचार क्या है? एक प्रक्रिया है। अगर पूछा जाए संचार एक डैश है, क्या है? तो एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 क्वेश्चन बन चुका है एमसीक्यू में। और कोई दिक्कत? संचार किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। संचार क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं संचार के प्रकार के बारे में। तो संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। सांकेतिक संचार है, मौखिक और अमौखिक संचार मिलेंगे आपको यहाँ पे। अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। तो संचार के जितने प्रकार, इन सभी प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संचार शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? तो चर धातु से हुई है। ध्यान रखिएगा, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चर धातु से हुई। ये भी सवाल पूछा गया है और थोड़ा सा इसको बढ़ा करके पूछा गया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या पहुंचता है? विचार पहुंचते हैं, भावना पहुंचता है, ठीक है, अनुभव पहुंचता है। तो क्या हो गया? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। आगे पॉइंट में कहा जा रहा है मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार क्या है? तो संचार अनुभवों की साझेदारी। जब भी हम आगे एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो संचार क्या होता है? अनुभवों की साझेदारी होती है। हम अपने अनुभव को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। यह कथन किनका था? मशहूर संचार शास्त्री, नाम क्या उनका? विल्बर श्रैम। चलिए आगे बढ़ेंगे। संचार प्रक्रिया में कई तत्व या चरण या तत्व शामिल होते हैं। देखो भाई, यहाँ पे बता दिया गया कि संचार के क्या हैं? कई प्रकार के तत्व होते हैं या फिर चरण होते हैं। हर एक तत्व इसमें योगदान देता है, या कहते हैं अलग अलग चरण। यानी जैसे मैंने बताया था कि संचार एक प्रक्रिया है, मैंने अभी बताया था ना संचार एक प्रक्रिया है। तो यहाँ जानेंगे हम लोग कि संचार कौन कौन से प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। देखिए, संचार प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल है। इसमें पहला जो चरण होता है या पहला जो तत्व है वो है स्रोत या संचारक। संचारक किसे कहते हैं? जहाँ से संचार निकलने वाला, जहाँ पे सूचना या फिर जो विचार है वो निकलता है, उसे कहते हैं स्रोत। लिखा है यह संचार का प्रथम चरण है, जिसमें संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने, ठीक है ना, किसी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है। तो जो सूचना भेजना चाहता है, पहुंचाना चाहता है किसी और के पास, वो कहलाएगा स्रोत, ठीक है। तो संचार प्रक्रिया में पहला वह व्यक्ति चाहिए जिसे संदेश को भेजना होता है। दूसरा, संचार का दूसरा तत्व है कूटीकृत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनकोडिंग करना। एनकोडिंग का मतलब होता है यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है, जिसमें संचारक उसी भाषा में अपने विचार को कूटीकृत या एनकोडिंग करता है, अर्थात संचार को उसी भाषा में भेजेगा जिस भाषा में प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करना चाहता है। अब सपोज दैट, मान लीजिए आप कि अगर आप किसी ए व्यक्ति को, है ना, आप किसी ए व्यक्ति को संचार, एक ए व्यक्ति संचार भेजना चाहता है किसको? बी को। और ए जिस भाषा का
प्रयोग करता है, बी उस भाषा को नहीं जानता, तो ए के द्वारा भेजा गया वह सूचना क्या बी समझ पाएगा? नहीं। तो ए को जो भेजना होगा सूचना वो किस भाषा में भेजेगा? उसी भाषा में भेजेगा जिस भाषा में बी जानता है। समझ गए? तो उसे कहा जाता है एनकोडिंग करना, अर्थात हम संदेश को उसी भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में बी क्या करे? समझ ले। तो बी कौन हो गया? प्राप्तकर्ता। बी कौन हो गया? प्राप्तकर्ता। और ए कौन हो गया? संचारक। ठीक है ना, संचारक मतलब सूचना प्रदान करने वाला, और बी कौन हो गया? सूचना प्राप्त करने वाला। क्लियर है? तो इस प्रकार से अब तक कितने हो गए? 2 हो गए तत्व हमारे संचार के। पहला संचारक, और दूसरा क्या करना होगा? उस व्यक्ति को एनकोडिंग यानी अपने संदेश को ऐसी सरल भाषा में संदेश को लिखना होगा जिस भाषा में प्राप्तकर्ता उस संदेश को अच्छे से समझ सके। तो ये दूसरा प्रक्रिया हो गया। तीसरा में आता है संदेश। अभी तक संदेश पहुंचा नहीं है, देखिएगा प्रक्रिया। सबसे पहले वह व्यक्ति जो संदेश पहुंचाना चाहता है संचारक कहलाएगा या स्रोत कहलाएगा। दूसरा, उसको क्या करना होगा? उस संदेश को एनकोडिंग करना होगा, अर्थात उस भाषा से भली भांति उसको परिचित होना पड़ेगा। और तीसरा यहाँ पे जो प्रक्रिया या फिर तत्व कह लें या चरण कह लें वो आता है संदेश। तो संदेश कैसा होना चाहिए? देखिए लिखा है, यह संचार प्रक्रिया का तीसरा चरण है। संचारक अपना संदेश जितना स्पष्ट और सरल करेगा, प्राप्तकर्ता को समझना उतना ही क्या होगा? आसान होगा बच्चों। ठीक है ना? तो संदेश कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और सरल होना चाहिए। अब देखेंगे संचार का जो चौथा हमारा तत्व है या चरण है, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा माध्यम। संचार प्रक्रिया का यह चौथा चरण है। चौथा चरण कौन सा है? माध्यम, जिसमें संचारक अपने संदेश को किसी माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, संचार करने के लिए हमें कभी न कभी या किसी न किसी को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह माध्यम क्या हो सकता है? टेलीफोन हो सकता है कि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो टेलीफोन के माध्यम से घर बैठे अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या कर सकते हैं? पहुँचा सकते हैं। ठीक है ना? आप संदेश को, जैसे लिखा है इसमें, संचारक अपने संदेश को किसी माध्यम के जरिए लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जो जरिया है, जो माध्यम है, वो माध्यम कौन हो सकता है? टेलीफोन हो सकता है, या कोई बड़े पैमाने पर अगर अपने विचार को भेजना चाहता है तो समाचार पत्र से, रेडियो से, टेलीविज़न से, इंटरनेट और फिल्म आदि हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है? हमारे माध्यम है ना? ये सभी क्या है? माध्यम है। इस माध्यम से हम संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं। पांचवा यहाँ पे जो हमारा चरण आता है या तत्व आता है वो आता है हमारा प्राप्तकर्ता। ठीक है? प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूटवाचन करता है। कूटवाचन यानी कि उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। अब सोचो, अगर संचारक किसी संदेश का एनकोडिंग किया, किसी वर्ड में अगर कोई संक्षिप्त में या जिस भाषा में अपने संदेश को कूटीकृत किया है, प्राप्तकर्ता अगर उस भाषा को जानता है तो पढ़कर उसका क्या कर लेगा? डिकोड कर लेगा। और डिकोडिंग का मतलब हो गया उस संदेश में जो अर्थ है, जो निहित अर्थ है, उसको समझने की कोशिश करना या समझ लेना। ठीक है ना? तो क्या कहलाएगा? वो रिसीवर। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 चरण आपके हो गए। और अब आता है आपका छठा चरण। छठा चरण में आता है आपका फीडबैक। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई सवाल करेगा, जब मान के चलिए ए आपसे कोई सवाल किया किससे? बी से, तो भाई बी इसका जवाब देगा ना, किसको? ए को। तो बी के द्वारा जो जवाब दिया जाएगा ए को, उसे कहा जाता है फीडबैक। क्या कहा जाता है बच्चों? फीडबैक। जैसे मान के चलिए मैं आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ एक माध्यम से, इंटरनेट ही समझ लो, इस माध्यम से, फ़ोन से, है ना? मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से क्या कर रहा हूँ? इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको यह टॉपिक अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें।
आपको यह वीडियो कैसा लगा, या मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक है, कंटेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट के जरिए हमें अपना फीडबैक देंगे। तो आप जो कमेंट करेंगे, आप उसमें जो भी लिखेंगे, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, फीडबैक कहलाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम ए व्यक्ति अगर केवल बी को संदेश दिया तो इसे कहेंगे ना रैखिक संदेश, क्योंकि एक ही तरफ से जा रहा है, उधर से वापस नहीं आ रहा है। जब ए से बी के पास संदेश गया, बी से उसका जवाब ए को मिल गया, तो इसे कहेंगे फीडबैक। तो संचार जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सफल होता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ए के द्वारा भेजा गया संदेश क्या बी को मिला, सही से वो समझा या नहीं समझा। ठीक है ना। इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, फीडबैक से मिलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो फीडबैक क्या है, तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, देख लो यहाँ पे लिखा है ना, प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो फीडबैक कौन देगा, प्राप्तकर्ता देगा, रिसीवर देगा। किसको देगा, संचारक को देगा, जहाँ से संदेश आया। अच्छा, फीडबैक क्यों जरूरी है, देखिए अब इस फीडबैक में या संचार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का काम कौन करता है, शोर, या फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉइज। ठीक है ना। संचार प्रक्रिया में शोर या नॉइज से क्या होती है, बाधा पहुंचती है। मान के चलिए ए जो है बी को कोई सूचना दे रहा है आमने सामने बैठकर, या समूह संचार क्लास में बैठ करके अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कोई कुछ टॉपिक बता रहा है और आपस में आप लोग शोर करेंगे या बाहर से कोई शोर आएगा, तो हमारे द्वारा बोली गई या बताई गई बात आप तक नहीं पहुंची, तो नहीं पहुंचेगा तो क्या आप फीडबैक दे पाएंगे, फीडबैक नहीं दे पाएंगे। तो बताओ संचार प्रक्रिया में बाधा बना कि नहीं बना, कौन बाधा बना, शोर बाधा बना। कौन बाधा बना, शोर, जिसको हम नॉइज़ कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो फीडबैक तभी सफल हो सकता है, या आपका संचार प्रक्रिया तभी सफल हो सकता है जब वो बाधा से रहित हो, उसको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला कौन है, शोर है। इसलिए कहा जाता है कि क्लास में जब पढ़ो तो शोर शराबा ना किया करो। समझ गए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब बताते हैं आपको, ये तो हो गया संचार के प्रमुख तत्वों के बारे में। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि संचार का प्रकार, तो संचार के प्रकार में तो हमारा एक प्रकार का सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार किससे कहेंगे, जिसमें व्यक्ति संकेत के माध्यम से इशारा करके, है ना, अपने भाव को, अपने विचार को प्रकट करता है, उसे कहेंगे सांकेतिक संचार। मौखिक संचार किसे कहेंगे, जिसमें व्यक्ति मौखिक अर्थात बोल करके अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। और मौखिक में वही आ गया, है ना, बिना कहे, एक्सप्रेशन से, अपने शारीरिक हाव भाव से, या फिर अपने सांकेतिक भाषा से क्या करेगा, अगर विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे अमौखिक संचार कहेंगे। अब यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक आया, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इसको जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। अंतःवैयक्तिक संचार किसे कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रापर्सनल। ध्यान से समझिएगा, ये आपके कंपटीशन लेवल में भी इसको पूछा जाता है हिंदी के सब्जेक्ट में। ठीक है, जीके जीएस में भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना। तो अंतःवैयक्तिक संचार क्या है, जब संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे संभव हो सकता है, एक ही व्यक्ति संचार देने वाला और सुनने वाला, बिल्कुल वही, जैसे मान के चलो आप जो सोचते हैं तो आप ही तो संचार को बना रहे हैं और आप ही खुद क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अंतःवैयक्तिक संचार कहलाएगा। मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन को सोच लो, काश को ऐसा काम मिलता, 4 घंटे काम करते, 1000 2000 3000 कमा लेते, टेंशन फ्री रहता, फिर ऐश मौज से दिन भर अपना टाइम पास करते। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को सुना नहीं रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। ऐसे संचार को कहा जाता है अंतःवैयक्तिक संचार, इंग्लिश में इंट्रापर्सनल। क्लियर है। जब स्वयं से आप
बातचीत करें तो समझ लेना अंतःवैयक्तिक संचार हो रहा है। और जब दो व्यक्ति आमने सामने हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अंतरवैयक्तिक संचार, जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल। जब संचार प्रक्रिया में दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो उसे अंतरवैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति आपस में या आमने सामने होते हैं, तो आप बोलेंगे ये सुनेंगे, ये बोलेंगे आप सुनेंगे, यानी यहाँ फीडबैक तुरंत मिल रहा है। अंतःवैयक्तिक में फीडबैक किस बात का भाई? बोलने वाले भी वही, सुनने वाला भी वही, अर्थात जो हम सोचते हैं कभी बैठे बैठे मन में, वह कैसा संचार कहलाएगा? अंतःवैयक्तिक संचार कहलाएगा। तो हम तो इस प्रकार का भी संचार का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार का भी संचार का प्रयोग करते हैं। तो ये दो हमारे प्रमुख क्या हो गए? संचार के प्रकार। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये प्रकार भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य और जो प्रकार के संचार है उसके बारे में भी समझते हैं। जैसे एक और आ गया संचार के प्रकार, जिसमें हमारा आता है समूह संचार। समूह संचार किसे कहते हैं? जब संचार प्रक्रिया एक या दो व्यक्ति के लिए ना होकर, सोचो अगर संचार प्रक्रिया एक ही व्यक्ति के लिए है तो अंतःवैयक्तिक संचार। यदि संचार की प्रक्रिया दो व्यक्ति के बीच में हो, आपस में हो, तो अंतरवैयक्तिक संचार। और जब संचार की प्रक्रिया एक या दो के व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समूह के लिए होता है तो उसे क्या कहेंगे? समूह संचार कहेंगे। जैसे कक्षा, क्लास में एक शिक्षक होता है और लगभग बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। तो एक तरफ से संचार जब जा रहा है तो क्लास में जितने भी 30, 50, 100 जो बच्चे होते हैं उनके बीच में संचार हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समूह संचार। पंचायत में जो संचार होगा उसे कहते हैं समूह संचार। संसद में जो बहस होता है या वाद विचार होता है, जिस वाद विवाद होता है, उसे वो भी किस कैटेगरी में आएगा? समूह संचार में। तो ये सभी क्या है? समूह संचार के उदाहरण हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो कक्षा में जो संचार होता है वो समूह संचार होता है। कौन सा संचार होता है बच्चों? समूह संचार। अगला एक संचार और है जिसका नाम दिया गया है जन संचार। देखिए जन संचार में क्या है बच्चों? जन संचार में हम लोग देखेंगे जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय यानी डायरेक्ट बात विचार न करके किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जन संचार कहते हैं। जैसे रेडियो के द्वारा, रेडियो में एक व्यक्ति समाचार सुनाएगा और बहुत सारे लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, ये सभी क्या कहलाएगा? जन संचार। देखिए मैं आप लोगों को घर बैठे जो पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या कहलाएगा? जन संचार कहलाएगा। हम जन संचार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक व्यक्ति जो है सूचना को प्रदान कर रहा है और रिसीव करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये किस में आ जाएगा? जन संचार में। अब ये यूट्यूब पर तो लाखों लोग सुन सकते हैं इस विचार को, इस टॉपिक को, इस अनुभव को, तो ये क्या कहलाएगा? मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखें जन संचार बिना माध्यम के संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए जन संचार माध्यमों की हमें क्या पड़ती है? आवश्यकता। ये आवश्यकता क्या हो सकती है? माध्यम कौन कौन सा? टेलीफोन से भी संभव नहीं है तो क्या होगा? समाचार पत्र, रेडियो, है ना? क्या जरूरत होगा? समाचार पत्र। और क्या जरूरत होगा? रेडियो। और क्या जरूरत होगा? इंटरनेट, है ना? ये सभी क्या हैं? आदि। ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं। हम इसी के माध्यम से अपने विचारों को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जब संचार एक बहुत बड़े समूह के बीच अगर पहुंचाया जाए तो उसे कहा जाता है जनसंचार।
मगर ध्यान रखिएगा, जनसंचार माध्यमों में किसकी भूमिका अधिक होती है? द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। द्वारपाल किसे कहते हैं बच्चों? तो लिखा जा रहा है द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है, उसे द्वारपाल कहते हैं। और द्वारपाल की संख्या अनेक हो सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, समाचार पत्र, समाचार पत्र में कौन हो सकता है द्वारपाल? तो कहूँगा मैं संपादक। संपादक किसे कहते हैं? जो सूचनाओं को काट छाट कर सटीक बनाकर सरल बनाकर कम शब्दों में पाठक वर्ग तक पहुंचाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? संपादक। तो कहीं ना कहीं समाचार पत्र जो एक जनसंचार का माध्यम है, उसमें संपादक क्या काम कर रहा है? द्वारपाल का काम कर रहा है। रेडियो में जो रेडियो जॉकी होते हैं, जो आवाज़ देते हैं, वही ना तय कर रहे हैं कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, जिसको कहा जाता है आरजे, रेडियो जॉकी। ये तय करते हैं कि मुझे रेडियो पर क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो ये भी कौन हो गया? द्वारपाल हो गए। समझ में आया? तो इस तरह से जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली जो सामग्री होती है ना, उसको नियंत्रित और निर्धारित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? द्वारपाल कहलाता है। और द्वारपाल की संख्या अनेक हो सकती है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संचार के कार्य के बारे में। संचार का क्या कार्य है बच्चों? तो संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। संचार कब करेंगे? कुछ प्राप्त करना तो कहते भैया जरा वो गिलास दे दो, तो वो किताब दे दो, वह पेन दे दो, है ना। प्राप्त करने के लिए जब हम इसका संचार का प्रयोग करते हैं। संचार के जरिए, दूसरा कहता है संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करें। ए बच्चों हल्ला ना करो, शांत से बैठो। तो देखो संचार हुआ ना, हल्ला ना करो, शांति से बैठो। संचार हुआ कि नहीं हुआ? तो संचार हो रहा है। बहुत सारे कार्य हैं इसके। संचार का प्रयोग कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए हो सकता है ना। चौथा, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। तो संचार के अनेक कार्य, यहाँ तो 4 कार्य तक ही सीमित कर दिया गया, लेकिन संचार के क्या है? अनेक कार्य हैं। अगला टॉपिक जानते हैं, जनसंचार के कार्य। तो जनसंचार देखो, रेडियो या टेलीविजन या समाचार पत्र, इसका कार्य क्या है? लोगों को सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को मनोरंजन भी करना, एजेंडा, सरकार का एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच के रूप में प्रदान करना। जैसे देख लो आजकल टेलीविजन है ना, विचार विमर्श का एक मंच प्रदान कर रहा है। जो रिपोर्टर होते हैं, जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, वो निगरानी रखते हैं, और जब कोई गड़बड़ी होता है अपने समाचार पत्र में, रेडियो में या टेलीविज़न में छाप करके जनता तक पहुंचाते हैं। सरकार कैसी है, नहीं है, कौन अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, ये एजेंडा भी तय करके उस प्रकार का न्यूज़ जनता तक पहुंचाया जाता है। कई बार हम जनसंचार माध्यमों से मनोरंजन प्राप्त करते हैं, फिल्में देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, शिक्षित भी होते हैं, हमें देश विदेश की जानकारी प्राप्त होती है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनसे हम अवगत भी होते हैं। तो ये जनसंचार के क्या हो गए? कार्य हो गए। कौन कौन से कार्य हो गए? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। मोस्टली 3 और एक 4 जो है टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो टॉपिक बनता है बच्चों, वो होता है जनसंचार माध्यम के प्रकार। इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज काफ़ी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको जनसंचार माध्यम के प्रकार के बारे में बताऊंगा, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको कितने वर्गों में बांटा गया जनसंचार माध्यमों को, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जो है यह चैप्टर क्या करूँगा? कंप्लीट कर दूँगा। तब तक जो भी मैंने बताया उसको आप अच्छे से क्या करें? समझ लें, उसको अपने नोटबुक में नोट कर लें एक एक करके, और जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब इसका जो है सो MCQ क्वेश्चन भी आप लोगों से करवाया जाएगा। मैं करवाऊंगा सारा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो
मन लगाकर केवल इस वीडियो को देखें, इसको सब लिख लें और एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहें।